जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू श्योर रैक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 11वीं क्लास का 11th क्लास का हिस्ट्री का। जी हाँ, 11th क्लास की हिस्ट्री का 11th चैप्टर जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 10 से 12 नंबर का इस चैप्टर के में से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियो में बनाने वाले हैं। इसमें 3 टॉपिक हैं। एक तो चीन का आधुनिकीकरण है, एक जापान का आधुनिकीकरण है और एक है कोरिया का आधुनिकीकरण। तो सबसे पहले आज हम जापान के आधुनिकीकरण के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है। जी हाँ, जापान में एक द्वीपीय श्रृंखला है जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं। एक का नाम है क्यूशू, एक का नाम है शिकोकू, एक का नाम है होकाइदो, एक का नाम है ओकिनावा। इन 4 बड़े द्वीपों से मिलके जापान का निर्माण हुआ है। जापान का बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। हम कह सकते हैं कि जापान में 50% से अधिक तो पहाड़ी ज़मीन है और जापान में पूरा जापान 250 भागों में विभाजित है। अभी मैं आपको आगे बिल्कुल समझा दूंगा कि आपको ये चैप्टर किस प्रकार से पढ़ना है। ये चैप्टर 11th क्लास के साथ साथ सभी गवर्नमेंट जॉब के जो एग्ज़ाम होते हैं और जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए जापान को बहुत सक्रिय भूकंप की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब हम जापान के इतिहास के बारे में बात करते हैं। जापान में क्या है, जापान में एक राजा हुआ करता था। जैसे पहले भारत में भी बताया जाता था, जैसे भारत में भी कुछ रीति रिवाजों में पुराने कथाओं में बताया हुआ है कि भारत के भी राजा हुआ करते थे। इसी प्रकार से जापान की पुरानी कथाओं में बताया गया है कि जापान में जो राजा होता था, राजा को सूर्य देवी का वंशज के नाम से जाना जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जापान के जो राजा है वो सूर्य देवी का पुत्र या सूर्य देवी का वंशज माना जाता था। इसीलिए जापान की जो जनता है, जापान के जो लोग हैं, वो राजा के प्रति उनका आदर सम्मान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता था, क्योंकि उनकी पुरानी कथाओं के अनुसार जो राजा है वो ईश्वर का अवतार या सूर्य देवी का वंशज माना जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जापान में एक राजा होता है, राजा के अधीन शोगुन होते हैं। जी हाँ, राजा के अधीन होते हैं शोगुन, शोगुन के अधीन होते हैं दैम्यो, दैम्यो के अधीन होते हैं समुराय। अब आप ये बोलोगे सर ये क्या है, आपने कहा राजा तो समझ में आया, लेकिन शोगुन क्या है, दैम्यो क्या है और समुराय क्या है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपके स्कूल का जो हेड होता है वो होती है प्रिंसिपल होता है ना। क्या स्कूल वास्तव में प्रिंसिपल के द्वारा ही चलाया जाता है? बिल्कुल नहीं। स्कूल चलाया जाता है प्रिंसिपल के जो अधीन, जो नीचे मतलब 1st to 12th के टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा स्कूल को चलाया जाता है, लेकिन नाम होता है स्कूल में प्रिंसिपल का। उसी प्रकार से जापान में एक राजा है, राजा के अधीन बहुत सारे शोगुन हैं, उन शोगुनों के द्वारा जापान में शासन किया जाता है। उनके अधीन होते हैं दैम्यो, दैम्यो के अधीन होता है समुराय। जैसे स्कूल में होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे हो गए आपके बहुत सारे टीचर्स, जैसे 6 to 10th और 6 to 12th के टीचर्स, उसके नीचे 1st to 5th के, और फिर जो हेड बॉय और जो क्लास के मॉनिटर होते हैं। ऐसे आप समझ सकते हो। तो अब हम जानते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया है क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हो, आपके लिए ऐसे उदाहरण ही सबसे सही होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो जापान का जो राजा है ना भाई, 12वीं शताब्दी तक जापान के राजा जो हैं, हम भारत में उनको राजा के नाम से संबोधित करते हैं, वहाँ पे उनको सम्राट के नाम से जाना जाता था। 12वीं शताब्दी तक सब सही था, लेकिन जैसे ही 12वीं से 16वीं शताब्दी तक आई तो जापान में जो राजा है, राजा के नीचे जो शोगुन होते हैं, शोगुन कौन होते हैं? जो राजा के मंत्री होते हैं। राजा के मंत्री को ही शोगुनों के नाम से जाना जाता है। ये वही शोगुन हैं जिन्होंने जापान के 250 भागों पर
अधिकार या फिर शासन किया हुआ है। जिस प्रकार से सपोज करो आपके स्कूल में अगर 50 रूम हैं तो पूरे स्कूल का हेड होता है प्रिंसिपल, लेकिन जो फर्स्ट टू 12th तक के जितने भी रूम हैं, अगर फर्स्ट टू 12th तक के 40 रूम हैं तो उन 40 रूमों में प्रिंसिपल मैम थोड़ी ना पढ़ाने जाती होएगी, उसमें आपके क्लास टीचर ही जाते हैं। अगर 40 टीचर है तो 40 रूम में वो अलग अलग टीचर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जापान में राजा के नीचे शोगुन हो गया, और शोगुन जो होते थे वो 250 मतलब 250 जो उनके क्षेत्र थे उनके ऊपर उनका शासन हुआ करता था। अब हम बात करते हैं 12वीं से 16वीं शताब्दी तक जापान में शोगुनों में भी केवल एक परिवार ऐसा था जिसका पूरे जापान पे होल्ड हुआ करता था, दबदबा हुआ था। उसका नाम है तोकुगावा परिवार। उदाहरण के लिए अगर मैं ये बात करूं, जैसे मान लो आपके स्कूल में अगर टोटल 40 अगर टीचर्स हैं या फिर 100 अगर टीचर्स हैं, उनमें से 70 टीचर्स ऐसे हैं जो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ वो अगर शर्मा हैं तो 70 टीचर शर्मा की जाति या फिर ब्राह्मण जाति से अगर बिलोंग करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई ये स्कूल में जो अध्यापक है वो ज़्यादातर ब्राह्मण और शर्मा सरनेम से जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार से शोगुनों में एक परिवार था तोकुगावा परिवार, उन्हीं का ही 1603 से लेके 1867 तक जापान पे उन्होंने ही शासन करा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसी परिवार के लोगों ने, जिनको शोगुन के नाम से जाना जाता है, इसी परिवार के लोगों ने धीरे धीरे राजाओं की शक्ति अपने पास में ले ली और राजा को केवल नामात्र के लिए छोड़ दिया। अब भाई वो राजा को हटा थोड़ी ना सकते हैं। अगर वो राजा को हटाएंगे तो जो जनता है वो पूरा इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि जनता का मानना है जो राजा है वो सूर्य देवी का वंशज है, अर्थात ईश्वर का ही अवतार होगा। इसीलिए दैम्यो ने क्या करा, धीरे धीरे सारी शासन अपने हाथों में ले ली और उनके एक परिवार तोकुगावा परिवार के ज़्यादातर जो सदस्य थे वो थे शोगुन थे। अब आपको समझ में आ गया, शोगुन के अधीन ही दैम्यो होते हैं। दैम्यो का काम क्या होता है? दैम्यो का काम होता है वो राज्य के प्रभारी होते हैं, शोगुनों के अधीन होते हैं और राज्य से कर वसूलते हैं। कर मतलब टैक्स वसूलने का काम वो करते हैं। भाई वो राज्य के प्रभारी मतलब एक राज्य को संभालते हैं। जैसे एक क्लास में जो क्लास टीचर्स होती है ना, ऐसे ही सभी क्लास की एक क्लास टीचर्स होएगी जो कि प्रिंसिपल को रिपोर्ट करती है। उसी प्रकार से जो दैम्यो होते हैं वो शोगुनों को रिपोर्ट करेंगे और जितना भी उस राज्य से टैक्स आता है वो दैम्यो कलेक्ट करके शोगुनों को प्रदान कर देंगे। उसके बाद क्या है, दैम्यो के नीचे होते हैं समुराई। समुराई एक प्रकार से योद्धा होते हैं जिनको हम सैनिकों के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा है तो भारतीय इतिहास में होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो क्षत्रिय एक जाति होती है जिनका काम होता है फाइट करना, युद्ध करना, राजपाट करना। उसी प्रकार से जापान में जो समुराई होते हैं उनको योद्धा के नाम से जाना जाता है और इनको हथियार रखने का अधिकार होता है। शायद अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है। अब हम बात करते हैं क्योतो की, कि भाई क्योतो किसे कहा जाता है। क्योतो क्या होता है, जो एक राजधानी नगर होता है जहाँ पे राजा रहा करता है, उसी को ही क्योतो के नाम से जानते हैं। क्योतो एक जापान का एक क्षेत्र है जिसको राजधानी नगर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर ही पहले के टाइम में राजा रहा करता है। जैसे स्कूल में एक प्रिंसिपल रूम होता है वो काफ़ी अच्छी तरह सजा हुआ होता है, तो है ना। तो उसी प्रकार से जहाँ पे राजा रहा करता है उसको राजधानी नगर अर्थात क्योतो के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स क्या है, वो राजधानी नगर क्योतो में था। अब हम बात करते हैं क्या हुआ। अभी तक हमने देखा कि जापान में शोगुनों ने भी एक ही परिवार के लोगों ने मतलब तोकुगावा परिवार के वंशों ने जापान के ऊपर अधिकार किया हुआ है। इन्होंने क्या करा, अब भाई एक बात मुझे बताओ, जिस प्रकार से शोगुनों ने राजा से सारी पावर अपने हाथों में ले ली, उसी प्रकार से दैम्यो भी तो कर सकते हैं कि भाई हम क्यों ना हम दैम्यो एकजुट होके शोगुनों से अपनी पावर मतलब शोगुनों को हटा के हम ही शासन कर ले। क्या ये दैम्यो ऐसे सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। इसीलिए शोगुनों ने क्या करा कि दैम्यो
अपनी बगावत ना कर दे, इसीलिए इन्होंने दैम्यों के साथ कुछ काम करा। क्या काम करा? इन शोगुनों ने दैम्यों को इनके क्षेत्र में जाने से रोक दिया और इनको राजधानी में ही रखा, मतलब केंद्र में ही रखा, इनको इनके क्षेत्रों में जाने नहीं दिया गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, अगर जो प्रिंसिपल मैम है, अगर आपकी क्लास टीचर्स को स्टाफ रूम में ही रोक दे कि भाई अब से आपको अपने क्लास में नहीं जाना, पूरे साल आपको स्टाफ रूम में ही बैठना है और एक सिर्फ मॉनिटर आएगा वो आपको हाजिरी दे के चला जाएगा, तो क्या आपके जो आपकी क्लास के बच्चे हैं और जो आपकी क्लास टीचर हैं उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी जो क्लास टीचर है वो तो क्लास में आएगी ही नहीं, और जब वो आएगी ही नहीं तो वो बच्चों से इतनी अच्छी तरह बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से शोगुनों ने दैम्यों को उनके क्षेत्र में जाने से रोक दिया और अपने वहीं पर ही उनको ठहरने की व्यवस्था कराई कि तुम इधर से ही शासन चलाओ। क्यों? ताकि दैम्यों विद्रोह ना कर दे शोगुनों के खिलाफ, और पूरे शोगुनों ने ही राजा की पावर अपने हाथ में ली हुई है और पूरे जापान पे ये अब अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब आपको ये सारा समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं 16वीं सदी में दैम्यों के संबंध में कुछ सुधार किए गए। अब भाई जब 16वीं शताब्दी में अभी हमने देखा कि 1603 से लेकर 1867 तक शोगुनों का ही जापान के ऊपर अधिकार था। शोगुनों में भी एक परिवार था, तोकुगावा परिवार। इन्होंने क्या करा कि भाई चलो अब हम कुछ परिवर्तन करते हैं, क्योंकि पावर इनके पास थी। अब इनके खिलाफ धीरे धीरे लोगों में आक्रोश होना शुरू हो गया, इनके खिलाफ धीरे धीरे लोगों में अब गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि इन्होंने अपने शासन से लोगों का खून चूस रखा था। तो इन्होंने लोगों के आंदोलन को शांत करने के लिए 16वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन करे जो कि देखने में काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने क्या करा, मतलब इन्होंने शोगुनों ने मतलब तोकुगावा परिवार के जो शोगुन थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने 4 चीज़ें करी। पहले उन्होंने दैम्यों को राजधानी से राज्य में भेज दिया। भाई अभी तक जो दैम्य थे वो शोगुनों के अधीन राजधानी में रहते थे। अब इन्होंने क्या करा 16वीं शताब्दी में कि भाई दैम्यों को उनके क्षेत्र में, उनकी राजधानी में, मतलब उनके क्षेत्र में राजधानी से भेज दिया गया कि अब आप चाहो तो आप अपने क्षेत्र में जा सकते हो और अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य करके जो भी कर होगा उसको वसूल के आप हमारे पास में भेज देना। इसके साथ ही साथ समुराय को केवल शस्त्र रखने का अधिकार। भाई 16वीं शताब्दी में कुछ परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन किया गया कि जो दैम्यों को राजधानी से राज्य में भेजा गया। दूसरा, अभी तक जो शस्त्र होते थे वो आम लोग और जो किसान होते थे उनके पास भी शस्त्र होते थे, परंतु इससे पहले मतलब 16वीं शताब्दी से जो पहले थे वो शस्त्र मतलब आम लोगों के पास भी होते थे। पर उस समय शोगुनों के परिवार वालों को यह लगता था कि ये जो आम लोग हैं ये कभी भी इन शस्त्रों का उपयोग इनके खिलाफ कर सकते हैं। भाई जैसे उदाहरण के लिए, क्या आज आपको भारत की सरकार, भारत का संविधान शस्त्र रखने की आज्ञा देता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के पास शस्त्र या फिर वेपन होएंगे तो इससे और ज़्यादा खून खराबा होगा। तो इसीलिए 16वीं शताब्दी में कुछ सुधार किए गए कि भाई शोगुनों ने ये कहा कि भाई शस्त्र केवल और केवल, मतलब शस्त्र का अर्थ है हथियार, केवल और केवल योद्धा के पास ही होएंगे जिनको समुराय के नाम से जाना जाता है। 2 पॉइंट तो ये हो गए। भाई 2 पॉइंट हो रहा है जो कि क्या है, इन्होंने ये बोला कि भूमि का नवीन सर्वेक्षण कराया गया है। भाई जापान में जितनी भूमि है ना उनका सर्वेक्षण किया जाए और भूमि की कैटेगरी बना दी जाए कि अच्छी भूमि कौन सी है, मिडल भूमि कौन सी है, ख़राब भूमि कौन सी है, और उसी भूमि के आधार पर उनसे टैक्स लिया जाए। भाई पहले क्या होता था, एक प्रकार की टैक्स की प्रणाली थी कि मतलब अच्छी भूमि से भी उतना ही टैक्स और जो ख़राब थी उससे भी उतना ही टैक्स। तो इससे लोग बाग शोगुनों के खिलाफ होने शुरू हो गए थे। तो अब क्या
क्या करा भाई कि भूमि का पहले मापन करवाया गया कि भूमि कैसी है, किस भूमि पे कितने प्रकार का टैक्स हो सकता है इत्यादि। तो उत्पादन के आधार पे अब भूमि का मापन करवाया गया और उनसे टैक्स लिया गया। अभी तक मैंने आपको बोला था कि भाई जापान का जो एक होता है राजा, राजा के अधीन होता है शोगुन, शोगुन के अधीन होता है दैम्यो और दैम्यो के अधीन होता है समुराय। तो जो राजा था वो तो नामात्र था, सारा शासन था तोकुगावा परिवार के सदस्यों ने। इन्होंने दैम्यो के साथ क्या करा था, अब आपको ये समझाता हूँ कि दैम्यो कौन है। दैम्यो राज्य से कर लेते थे, तो हम कह सकते हैं जो दैम्यो का काम था वो शोगुनों को रिपोर्ट करना होता था, राज्य से कर इकट्ठा करना होता था, राज्य के प्रभारी होते थे और शोगुनों के अधीन होकर कार्य करते थे। शायद अब ये आपको समझ में आ गया है। अब मैंने अभी आपको बोला भाई 16वीं शताब्दी में कुछ सुधार किए गए, जो कि मैंने आपको बता दिया क्या क्या सुधार थे कि भाई जो शोगुनों ने क्या करा कि दैम्यों को राजधानी से उनके राज्य में भेज दिया गया। अब हथियार केवल और केवल समुराय रखेगी, साथ ही साथ भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। अब इतना सब होने के बाद आपसे एग्ज़ाम में अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, आपसे पूछता है कि मैजी पुनर्स्थापन क्या होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये 8 नंबर के आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो आप मुझे बताएं जापान में अभी शासन किसका है। जापान में शासन है शोगुनों का। मैंने आपको ये बोला है ना भाई शोगुनों का। वैसे तो राजा है लेकिन राजा नामात्र का है। तो क्या राजा कभी सोचेगा कि भाई क्यों ना फिर से ये पावर मेरे पास आ जाए। तो धीरे धीरे राजा भी प्रयास करना लग गया कि भाई पावर मेरे पास आ जाए, लेकिन शोगुनों ने राजा को पावर नहीं सौंपने दी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो लोग बाग थे, लोग बागों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमें हमारा राजा चाहिए, क्योंकि जो हमारा राजा है वो ईश्वर के द्वारा, मतलब ईश्वर ने राजा को हमारे लिए चुना है। इसीलिए लोग बाग शोगुनों के खिलाफ होने शुरू हो गए। भाई शोगुनों के खिलाफ तो इसलिए भी हुए थे क्योंकि शोगुनों ने क्या करा था, दैम्यों के साथ नाइंसाफ़ी की थी, उनको उनके क्षेत्र में नहीं भेजा था। इसके साथ अब जो शस्त्र रखने का अधिकार है वो केवल समुराय के पास है। अब जब भूमि का मापन होने से तो कुछ लोगों से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो अब जो शोगुनों ने जो परिवर्तन किया था उसके खिलाफ भी लोग बाग अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया और आंदोलन करना शुरू कर दिया। अभी मैं सिर्फ ये भूमिका बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 1868 में। अक्सर ये MCQ में आता है एक क्वेश्चन कि भाई मैजी पुनर्स्थापन या फिर मैजी की क्रांति कब हुई और मैजी पुनर्स्थापन होता क्या है। जापान के राजा को मैजी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जैसे भारत में राजा है और उसको सम्राट के नाम से भी जानते हैं, था ना। तो जापान में राजा को मैजी के नाम से जाना जाता है। अब मैजी का अर्थ आपको पता है, मतलब राजा। पुनर्स्थापना का अर्थ क्या हो गया, फिर से स्थापना करना। तो जापान के लोगों ने राजा को उसकी फिर से राजगद्दी दिलाने के लिए एक क्रांतिक आंदोलन करा। इसी को ही मैजी पुनर्स्थापना कहा जाता है, मतलब राजा को फिर से स्थापना करवाना। और ये कब हुआ था, 1867 में। अभी तक हमने पढ़ा सन 1603 से लेके 1867 तक। तो उन्होंने मतलब शोगुन परिवार के, एक ही परिवार के लोगों का जिसका नाम था तोकुगावा, उन्हीं का ही अधिकार था। अब ये मैजी पुनर्स्थापना के कारण, अक्सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा। मैजी पुनर्स्थापना के कारण क्या थे भाई। मैजी पुनर्स्थापना क्या था, जापान में राजा को मैजी के नाम से जानते हैं, अर्थात राजा को उसका राजपाट दिलाना ही मैजी पुनर्स्थापना कहलाता है। तो 1867 में सत्ता शोगुनों से राजा के पास वापस आ गई। अब ये अचानक से सत्ता तो नहीं आई होगी भाई, सत्ता के लिए तो लंबा संघर्ष करना पड़ा हुआ होगा ना, लंबी फाइट करनी पड़ी होगी। जैसे भारत को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन अंग्रेज भारत में 1600 में आ गए थे। तो क्या आज़ादी इतनी जल्दी मिलेगी, नहीं। हमने बहुत सारी फाइटें करी 1857 से लेके 1905, 1907, 1911, 1914, मतलब तब जाके आखिरी जो आज़ादी जो हमें मिली वो 1947 में। उसी प्रकार से जो जापान के लोग थे वो तोकुगावा परिवार के लोगों के खिलाफ धीरे धीरे आंदोलन करना शुरू कर दिया। लेकिन 1867-68 में ये एकजुट होके इन्होंने तोकुगावा
परिवार के लोगों के विरोध आंदोलन कर दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि तोकुगावा वंश का शासन का अंत। भाई तोकुगावा वंश के शासन का अंत हो गया, क्या लोगों के द्वारा ही अंत हुआ होगा? जैसे उदाहरण के लिए, क्या भारत को आज़ादी केवल भारत के लोगों के द्वारा ही मिली? क्या इसमें किसी विदेशों का हाथ नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ लोगों के द्वारा ही नहीं आज़ादी, मतलब लोगों के द्वारा ही आंदोलन नहीं किया गया भाई। मैजी पुनर्स्थापना के कारण क्या थे कि तोकुगावा वंश के शासन का अंत हो गया और तोकुगावा परिवार के जो लोग थे, मतलब जो शोगुन थे, वो जनता और उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई। प्लस लोगों ने काफ़ी विद्रोह शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अब तक 3-4 पॉइंट हो गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग में क्या था, ये आपको आगे समझ में आएगा। और अमेरिका कूटनीति संबंध, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि अमेरिका कूटनीति संबंध ने ही मैजी पुनर्स्थापना में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आ रहे, अभी समझा देते हैं आपको। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के सभी के ही पढ़ाई की जाती है और आपके फ़ायदे के लिए ही है। अब मैं समझाता हूँ कि ये क्या है, इसमें है क्या। भाई अमेरिका की कूटनीति क्या है। अगर आपने विश्व का मैप को देखा होगा या कभी भी अगर विश्व का मैप आप देखते हो तो भाई ये है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये पूरा है, ये साउथ अमेरिका है, अमेरिका ये हो गया ना, ये वाला हिस्सा अमेरिका हो गया। इसके बाद है ये अफ्रीका आ गया। इसके बाद आपको पता है ये है भारत है ना, इंडिया ये हो गया। इंडिया के साथ ही ऊपर है चीन और भारत के बीच में है नेपाल, ये रहा। इसके बाद आता है यहाँ पे जापान, ये वाला क्षेत्र है जापान। जी हाँ। अब यहाँ बात हो रही है 1867-68 की। अब भाई 1867-68 में आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एशिया क्या है और यूरोप क्या है। भाई ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा एशिया में आता है और ये वाला हिस्सा आता है यूरोप में। तो एशिया पर ज़्यादातर जो यूरोपियन मुल्क थे उन्होंने अधिकार किया हुआ था। भाई ये 1860 के आसपास का समय ऐसा था कि जिस पे भारत पे भी इंग्लैंड की कंपनी ने अधिकार किया हुआ था, चीन के ऊपर भी अधिकार किया हुआ था, इधर भारत श्रीलंका चीन विन पे इन्होंने अधिकार किया हुआ था। इतना तो आपको समझ में आ गया है ना। उसी प्रकार से तो उसी टाइम में ना, तो जो अमेरिका था, अमेरिका ने भी ये सोचा कि क्यों ना भाई एशिया की कुछ कंट्री पे जाके मैं भी व्यापार कर लूँ। क्या अमेरिका उस टाइम भारत आएगा? अमेरिका ने ये सोचा चल अगर मैं भारत जाऊँगा, परंतु उस टाइम पे भारत पे ऑलरेडी इंग्लैंड वाले लोगों का अधिकार था, तो भाई वो भारत पे कैसे आ जाए, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड तो फ्रेंड थे ना। तो भाई अब हुआ क्या, तो अमेरिका ने ये सोचा क्यों ना मैं अपना व्यापार चीन के साथ करूं। लेकिन चीन के साथ करने के लिए उसके पास 2 ही रास्ते थे चीन तक पहुंचने के लिए। या तो वो यहाँ से समुंदर के किनारे यूँ होता भारत से होता हुआ यहाँ से नीचे होता हुआ यहाँ तक जाए, या तो इतना लंबा रास्ता काट के जाए, या फिर वो उसके सामने एक और ऑप्शन है, भाई पृथ्वी गोल है ना, तो अगर अमेरिका यहाँ है, अगर अमेरिका का से वो यहाँ समुंदर से जाएगा तो इस साइड पे तो आएगा, इस साइड पे आएगा, है ना। इस साइड पे पड़ता है बीच में जापान। तो उसने ये सोचा कि मुझे व्यापार करना है चीन से, लेकिन चीन से व्यापार करने के लिए मुझे कोई एक ऐसा देश चाहिए जो कि अमेरिका और चीन के बीच में हो, जहाँ पे अमेरिका अपने जंगी पेड़ों को, अपने जहाज़ों को रोक सके, उसमें ईंधन भर सके और वहाँ पे एक स्टोरेज का काम कर सके और जहाँ पे उसके नाविक आराम भी कर सके। ठीक है। तो अमेरिका ने ये सोचा भाई अगर मुझे चीन से व्यापार करना है तो जापान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि जापान चीन के बिल्कुल साथ में है। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आया। तो इसी के चलते अमेरिका ने अपने एक व्यापारी हेड को कहाँ पे भेजा? जापान। इसी के चलते अमेरिका ने कैमोडोर मैथ्यू पेरी 1853 को
जापानी सरकार के साथ व्यापार के संबंध के लिए भेजा। इट मीन्स क्या है, अमेरिका का एक व्यक्ति यहाँ पे गया घूमता हुआ, जो यहाँ से यहाँ पे आया और वो जापान के वहाँ पे पहुँचता है। वो क्यों पहुँचता है? क्योंकि वह जापान के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना चाहता है। तो क्या जापान में उस टाइम पे शासन किसका था? उस टाइम पे शासन था शोगुनों का, और शोगुनों में भी तोकुगावा परिवार का। भाई यहाँ पे बात हो रही है 1853 की, 1853 की। उस टाइम पे शोगुनों का था, शोगुनों में भी तोकुगावा परिवार। तो जब भाई कैमोडोर मैथ्यू वहाँ पे पहुँचा तो उसने कहा भाई मुझे व्यापार के इस बारे में बात करनी है, तो बताओ मुझे किससे बात मैं करूँ? तो भाई तोकुगावा परिवार के लोगों ने बोला हमसे बात वो करो। तो भाई ये कैमोडोर मैथ्यू ये पूछता है कि हु आर यू, तुम होते कौन हो? भाई मैं वहाँ का हेड हूँ और मैं भी यहाँ पे आया हूँ, तो मैं हेड से ही तो बात करूँगा, एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ का हेड हो। हेड तो एक राजा ही होगा, समझ में आया? भाई जिस प्रकार से आपके स्कूल की अगर प्रिंसिपल किसी दूसरे स्कूल में जाती है तो क्या वो वहाँ पे दूसरे स्कूल के टीचर से बात करेगी या फिर दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल से मीटिंग करेगी? भाई जाहिर है कि वो दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल से ही मीटिंग करेगी। जब अमेरिका की एक व्यापार मंडल का एक जो हेड यहाँ से गया है तो वो भी यहाँ पे हेड से ही बात करेगा। तो जब उसने जापान के राजा से बात करी तो उससे पता चला कि जापान में तो खेल ही कुछ और हो रहा है, राजा का तो बाजा बजा रखा है। किसने? शोगुनों ने। तब जापान के राजा ने भाई कैमोडोर मैथ्यू पेरी को यह बोला कि भाई ऐसे ऐसे जो शोगुन है इन्होंने मेरे साथ धोखा किया हुआ है और जो लोग हैं वो भी इनसे परेशान हो गए और मुझे मेरी पावर वापस चाहिए। तो जापान ने क्या करा, जापान में जो राजा थे उसने अमेरिका के कैमोडोर मैथ्यू पेरी को बोला। तो अमेरिका ने क्या बोला कि ठीक है, हम आपको आपका जो हक है वो वापस दिलवाएंगे और आपको राज सिंहासन वापस प्रदान करवाएंगे। तो धीरे धीरे लोग भी अब राजा के साथ आने शुरू हो गए और अमेरिका तो अब साथ आ ही गया। भाई अमेरिका उस टाइम में विश्व में सबसे पावरफुल था। अब अगर सबसे पावरफुल इंसान किसी के साथ फ्रेंड हो जाता है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो तो ये सोचता है भाई अब मैं तो मतलब पावरफुल हूँ क्योंकि मेरे जो पीछे हैं वो बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है। इसीलिए 1853 में जब ये आता है, व्यापार पे आता है, हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राजा की हेल्प करता है और अमेरिका ने जापान में मैजी पुनर्स्थापना में स्थापित करने में अमेरिका की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब भाई यहाँ पे था क्यों, ये क्यों करना चाहता है? मैंने आपको ये बता दिया कि अमेरिका को चीन के साथ व्यापार करना था, जापान अमेरिका और चीन के रास्ते में था। अमेरिका क्यों? अमेरिका बेडों में ईंधन भरने के लिए, व्यापार आदि करने के लिए वो जापान से व्यापार करना चाहता था। उस समय तक केवल जापान में केवल हॉलैंड ही व्यापार करता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक ही यूरोपियन देश था जो कि जापान जिससे व्यापार करता था, वो क्या था? हॉलैंड, एक पश्चिमी देश। शायद अब आपको ये समझ में आ गया है। बस थोड़ा धैर्य बना के चलिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छी तरह ये वीडियो समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा कि आपके जो सपोर्टिंग में जो जितने क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं वो काफ़ी अच्छे से आप अपने शब्दों में कर सकते हो। अब क्या हुआ भाई, कैमोडोर मैथ्यू पेरी के आने के बाद जापान की राजनीतिक में परिवर्तन आया। अब अचानक से जो राजा था, राजा जो मतलब सम्राट था, उसकी अहमियत बढ़ने शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि भाई उसका अब फ्रेंड है अमेरिका। और 1868 में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के द्वारा ज़बरदस्ती सत्ता से शोगुनों को हटा दिया गया और राजा को फिर से स्थापित कर दिया। इसीलिए सम्राट मैजी को, मतलब राजा को मैजी के नाम से जानते हैं, सम्राट मैजी को एदो लाया गया। एदो एक जगह है जापान में, जैसे मैंने बोला था एक था क्योतो को राजधानी नगर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार उस टाइम सम्राट जो था उसको एदो लाया गया और एदो को उस टाइम राजधानी बना दिया गया और आज भी वही राजधानी जापान की है जिसको हम बोलते हैं टोक्यो। एदो को ही वर्तमान में टोक्यो के नाम से जानते हैं। अब ये एदो का अर्थ क्या है? एदो का अर्थ है पूर्वी राजधानी। अर्थात भाई अगर आपने विश्व का मैप देखा है
तो जापान जो है ना ऐसे है, जापान ये पूरब की साइड है, ये पश्चिम की साइड है। ईस्टर्न कैपिटल मतलब एदो को पूर्वी राजधानी बोल दिया गया कि भाई अब ये पूर्वी राजधानी है। हरे कृष्णा। इसी के साथ साथ अब भाई राजा जब बन जाता है, राजा को जब बना दिया जाता है, अब वो एक जापान का राजा है। जापान का राजा जब राज सिंहासन पे आता है तो क्या वो फिर से वो पागलपंती करेगा कि भाई फिर से शोगुनों को पावर दे। अब उसने राजा बनने के बाद अपने सारी नीतियों में चेंज कर दिया और शोगुनों को हटा दिया और सारी पावर अपने हाथों में रख ली और उसने कुछ परिवर्तन करे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का, या तो ये पूछा जाएगा आपसे या मैजी पुनर्स्थापना के कारण पूछे जाएंगे। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो राजा ने कुछ परिवर्तन करे। राजा ने क्या क्या परिवर्तन करे भाई राजा ने सैन्य प्रणाली में परिवर्तन करा, अर्थात सैनिक की जो प्रणाली थी उसमें परिवर्तन करा। राजा ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करा और राजा ने प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन करा और राजा ने आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करा। अब जो राजा था, अब जो जापान है, जापान का फ्रेंड कौन है? जापान का फ्रेंड अब है अमेरिका। और अमेरिका उस टाइम पे प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे हो चुका था। उसके पास हथियार थे, उसके पास प्रौद्योगिकी थी, उसके बाद टेक्नोलॉजी थी, उसके पास सैनिक थे, उसके बाद उसके बाद अच्छी रणनीति थी। तो अब जापान का जब वो फ्रेंड अमेरिका हो गया तो जापान के राजा पे उसका इतना इफ़ेक्ट हुआ कि जापान के राजा ने अपनी वेशभूषा, अपने पौराणिक वेशभूषा को छोड़ के अब वो भी सैनिकों जो एक मतलब आर्मी के जो कपड़े होते हैं वो पहनना शुरू कर दिए। एक प्रकार से जापान के राजा ने अब एक मिलिट्री वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और क्यों? ताकि वो अब पूरे जापान के ऊपर अच्छे से शासन करना चाहता था और उसने अपनी नीतियों में चेंज कर दिया। सैनिक प्रणाली करी, शिक्षा व्यवस्था करी, आर्थिक व्यवस्था करी और प्रशासनिक व्यवस्था करी। अब इनमें उन्होंने क्या क्या करा, इतने सारे पॉइंट है कि आप इजीली आंसर कर लोगे। उसने सबसे पहले करा भाई सैनिक प्रणाली में, अर्थात सैन्य प्रणाली में उसने क्या करा, उसने ये बोल दिया कि भाई 20 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो अब सैनिक में, वो अब सेना में शामिल होएंगे। इससे क्या होएगा कि जापान की सेना धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएगी। भाई अभी मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाऊंगा कि उसने सैन्य प्रणाली में क्यों परिवर्तन करा। इसके बाद उसने क्या करा, सख्त सेंसर व्यवस्था शुरू कर दी। अर्थात कोई भी अगर राजा के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होएगी। और अगर कोई राजा या जापान के प्रशासन के खिलाफ या राजा के खिलाफ कुछ भी ऊट पटांग हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसको सजाए मौत भी दे दी जा सकती है। इसके साथ साथ थल सेना और जल सेना के जो कमांडर थे, जो पहले एक ही थे, अब उनको अलग अलग कर दिया गया और वो दोनों के दोनों राजा को ही पता है कि वो दोनों के दोनों राजा ही उन दोनों थल सेना और जल सेना का राजा ही हेड होगा। राष्ट्र के लिए जान देना। अब सेना प्रणाली में धीरे धीरे लोगों को, जो वहाँ के सैनिक हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि सबसे ऊपर है राष्ट्र, राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं। और राष्ट्र में भी कौन है? राष्ट्र तभी जीवित रह पाएगा जब राजा का सम्मान करोगे, जब राजा का आदर करोगे। अर्थात उनके लोगों को, उनके सैनिकों को, उनकी जनता को ये बताने की कोशिश करी कि राष्ट्र सर्वोप्रिय है, सबसे पहले राष्ट्र है, धर्म जाति कुछ नहीं है, राष्ट्र है। अर्थात अपने देश के लिए मर मिटने का जो एक जज्बा है, अर्थात वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता को लाने की कोशिश करी और सेना सम्राट के अधीन कर दी। ये मैंने बता दिया। इसके साथ साथ जब वहाँ के सम्राट का बर्थडे होता या एनिवर्सरी होती, मतलब वहाँ के राजा का या जब जन्मदिन होता या जब सालगिरह होती, तो जापान में उनके बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता और जापान में इसको राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल घोषित कर दिया। अब जापान में जो भी फ्लाईओवर बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं वो राजा के नाम से ही हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि राजा ने किस प्रकार से लोगों तक अपनी चीज़ों, अपने राजा होने का सबूत देना शुरू कर दिया और ये बताया कि भाई अब से जो भी काम यहाँ पे होएगा वो राजा के नाम पे ही होएगा। अर्थात राजा एक राष्ट्र है। तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर राजा के प्रति सम्मान, राजा के प्रति इज्जत, राजा के प्रति जो एक वफादारी है वो धीरे धीरे बिल्डअप शुरू
होगी। तो सैन्य प्रणाली इसलिए करी। सैन्य प्रणाली मजबूत करने का एक और कारण था, क्योंकि अब राजा को यह महसूस हो चुका था कि भाई अब जिस प्रकार से इंग्लैंड भी यहाँ पे व्यापार करने आया था भारत, ठीक है, और मुल्क भी यहाँ पे भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों पे व्यापार करने आए थे, परंतु शुरुआत तो इन्होंने व्यापार से करी, बाद में इन्होंने इनके ऊपर ही आक्रमण कर दिया और आज यही इंग्लैंड के लोग ही भारत के ऊपर उस टाइम शासन कर रहे थे। तो जापान के बहुत सारे विद्वानों ने ये बोला सर कि भाई आपने इनके साथ व्यापार तो कर लिया, कभी ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दे। तो वहाँ के राजा ने क्या करा, सेना को मजबूत कर दिया। अगर सेना मजबूत होएगी तो जो विदेशी लोग होएंगे वो विदेशी सेना जापान के सैनिकों के साथ आसानी से नहीं लड़ पाएगी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई अगर हमारे पास अच्छी सेना है और एक ही शासन है, भाई भारत में तो अलग अलग राजा होते थे, आपस में फाइट करते थे, तो जापान के राजा ने इसीलिए एक कूटनीति चाल करी और सेना को मजबूत कर दिया। और सेना को मजबूत करने के लिए लोगों में और ज़्यादा विश्वास उत्पन्न करने के लिए उन्होंने एक शब्द का यूज़ करा। उस शब्द का नाम है, अभी आपको पता हो जाएगा, आपका 1 नंबर का ये आता है, 1 मिनट आप रुकिए, अभी बताता हूँ। अब आपको समझ में आ गया। अभी आपको एक पॉइंट और बताता हूँ मैं यहाँ पे। तो जापान के राजा ने सेना प्रणाली में जो परिवर्तन करे, क्या परिवर्तन करे कि भाई 20 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो सेना में शामिल हो जाएंगे और सख्त सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई। थल सेना और जल सेना का जो हेड है वो अलग अलग होएगा और वो राजा को रिपोर्टिंग ही करेगा। राष्ट्र के लिए जान देने वाली जो फीलिंग है वो लोगों में जागरूक करने की कोशिश करी। सेना जो सम्राट के अधीन होएगी, ये सारे सैन्य प्रणाली थी। इसी के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी की गई। उसने क्या करा, जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी उसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि अब अमेरिका उसका फ्रेंड है। तो उसने नई शिक्षा प्रणाली, नई विद्यालय व्यवस्था को 1970 में लागू किया और उसने ये बोला कि भाई लड़का लड़की एक साथ पढ़ सकते हैं। उसने एजुकेशन की फ़ीस को कम कर दिया, स्कूलिंग की फ़ीस को कम कर दिया, स्त्री और पुरुष को एक साथ पढ़ने की आज्ञा दे दी। इसी के साथ साथ उसने पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस को चेंज कर दिया, किताबों को चेंज कर दिया और किताबों में राष्ट्रवाद वाले चैप्टरों को डाल दिया। ऐसे लोगों की कहानियाँ डाल दी जो जापान के लिए मर मिटे, जो राजा के लिए मर मिटे। तो उन्होंने कहानी के माध्यम से, चैप्टरों के माध्यम से, किताब के माध्यम से जापान का जो राजा था, सम्राट था, उसका आदर सम्मान और बढ़ाने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ अब जापान के राजा ने क्या करा, भाई जो चैप्टर आए हैं उनमें प्रौद्योगिकी के बारे में बताने की कोशिश, मतलब तकनीक के बारे में बताने की कोशिश करी। तो अब हमने देखा कि जापान के राजा ने नई शिक्षा व्यवस्था से लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ने की अनुमति दी और कम फीस में अब लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। साथ के साथ आधुनिक नॉलेज ले रहे हैं, मतलब तकनीक की नॉलेज ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज ले रहे हैं। और कुछ अमेरिकन को यहाँ पे बुलाया ताकि वो इनके विश्वविद्यालय, इनके स्कूलों में पढ़ाएं और जापान से भी विद्यार्थियों को अमेरिका भेजा ताकि ये अमेरिका में जाके वहाँ की तकनीक को सीख के आए और फिर ये आके जापान के लोगों को पढ़ाएं। तो अब आपने देखा कि उसने नई शिक्षा व्यवस्था को क्यों किया, ताकि भाई जापान जल्द से जल्द एक डेवलप कंट्री हो जाए। तो एक समय ऐसा हो गया कि 1910 तक आते आते जापान ने शिक्षा अनिवार्य कर दी। भाई 1870 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई, 1910 तक आते आते ये अनिवार्य शिक्षा कर दी। आज जैसे 8वीं तक भारत में अनिवार्य शिक्षा है ना, कि भाई 8वीं तक सभी बच्चे पढ़ेंगे, उनको शिक्षा का अधिकार है। इसी प्रकार से 1910 तक जापान में एजुकेशन कंपलसरी कर दी और गर्ल्स और बॉयज़ अब एक साथ पढ़ सकते हैं। इससे क्या हुआ, अब वहाँ के लोग थोड़े पढ़े लिखे होने शुरू हो गए। अब तकनीक की नॉलेज होनी शुरू होगी। अब उनके पाठ्यक्रम में बड़ों के प्रति आदर सम्मान, छोटों के प्रति प्यार और देश के प्रति प्यार
और जो राजा है, राजा के प्रति प्यार सम्मान, ये सब सिखाया गया। जब बच्चों को ये सब सिखाया जाएगा तो क्या उस देश का भविष्य चोर होगा? क्या उस देश का भविष्य अनपढ़ होगा? बिल्कुल नहीं। तो वहाँ के लोग अब धीरे धीरे एजुकेशन के माध्यम से तो वो डेवलप करने शुरू कर दिए। अब इसी के साथ साथ, जब एजुकेशन के साथ साथ अब हुआ क्या, उन्होंने कर व्यवस्था में भी वही परिवर्तन करा। जापान के राजा ने क्या करा, पुराने गांवों में प्रशासन को नए तरीके से शुरू किया गया। जहाँ पे पहले शोगुनों के माध्यम से, जो उनके अधीन जो दैम्यो थे, उनके माध्यम से प्रशासन होता था, अब उन्होंने प्रशासन को नए तरीके से शुरू करा, नए कानून व्यवस्था को बनाया, नैतिक संस्कृति को जिंदा रखा। इट मीन्स बड़ों का आदर सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, स्त्री का सम्मान करो, है ना, और अपने काम को अहमियत दो, और माता पिता का आदर करना, सम्राट के प्रति वफादार रहना। ऐसी ऐसी चीज़ें अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की और बताने की कोशिश की गई, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो एक अच्छे नागरिक बन सके और आवश्यकता पड़ने पर राजा के लिए अपनी जान दे सके। बस थोड़ा सा और है, अगर मैं इतने धैर्य से पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप धैर्य से, एक बार में अगर आप ये वीडियो नहीं देख पाते तो 2 बार में करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। अब है भाई, जापान के राजा ने आर्थिक व्यवस्था में क्या चेंज करा। उसने 1872 में जापान में सबसे पहले बैंकिंग व्यवस्था को आरंभ किया गया। जब लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं तो वो अपना रोजगार करेंगे। अब रोजगार तो तभी करेंगे जब उनके पास पैसा हो। तो जापान में 1872 में बैंक को खोल दिया गया, लोगों को आसान किस्तों पे ऋण दिया गया ताकि वो अपना बिजनेस खोल सके, अपना काम धंधा शुरू कर दे। और 1870 तक आते आते रेलवे का विकास हो गया। अर्थात जापान में जो पहली रेल थी वो 1870 में आई, और भारत में जो पहली रेल थी वो 1853 के आसपास आई। तो मतलब 17-18 साल के अंतर था कि भारत और जापान के बीच में। फिर भी जो जापान की पहली जो रेल थी टोक्यो से योकोहामा तक चलाई गई, और भारत की जो पहली जो रेल थी वो बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी, आई थिंक 16 अप्रैल 1853। तो जापान में जो आज हम बुलेट ट्रेन को देखते हैं उसको शिकासेन के नाम से जाना जाता है, जो 1964 में चलाई गई। आज भी भारत में बुलेट ट्रेन नहीं आई है। अब आप ये सोच सकते हो कि जापान में जो रेल है वो भारत के बाद आई है। भारत से भी कम से कम 18-20 साल बाद भारत में रेल आई, और भारत के 18-20 साल बाद जापान में रेल आई, और जापान ने 1964 में बुलेट ट्रेन चला दी थी। उस टाइम पे इसकी जो स्पीड थी वो 180 से 200 किलोमीटर थी, और आज भारत में 200 किलोमीटर वाली रेल नहीं है। और 1872 में जापान में कुछ चंद बड़ी कंपनियां थी, जैसे आपने सुना होगा एक मित्सुबिशी, एक सुमितोमो कंपनी को सब्सिडी देना वहाँ की सरकार ने शुरू कर दिया। भाई जापान की, जैसे आज आप सुनते हो हीरो है, होंडा है, मित्सुबिशी है, इसके तो एसी आते हैं। वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, जापान ने 1872 में जापान की सरकार ने उनको सब्सिडी देना शुरू कर दिया। क्यों सब्सिडी इसलिए देना शुरू कर दिया, उनको ये बोला कि भाई तुम बड़ी बड़ी कंपनियाँ मिलके जहाज़ का निर्माण करो, क्योंकि अभी तक वो जो जहाज़ जापान की सरकार यूज़ करती थी, जो भाई माल को लाने ले जाने के लिए समुद्र में इस्तेमाल होता था, वो जहाज़ अमेरिका का होता था और अमेरिकी सरकार को उनको पे करना होता था। तो जापान के राजा ने ये बोला क्यों ना हम अपने लोगों को ही रोजगार दे और इनको सब्सिडी दे, और इनको बोले कि भाई तुम जहाज बनाओ ताकि इनकी जल सेना भी मजबूत हो, और जो पैसा है जो हमें दूसरे मुल्कों को ना देना पड़े और हमारे मुल्कों में ही रह जाए। तो इसीलिए इनको सब्सिडी देना शुरू कर दिया। और भाई इन्हीं बड़े व्यापारियों के समूह को जापान में जैबात्सु के नाम से जाना जाता है। और अब जो जापान के लोग थे वो क्या करते थे भाई, भारत से और चीन से सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का बहुत ज़्यादा वो आयात करवाते थे। अब क्योंकि उनका ज़्यादातर जो सोना चांदी जो पैसा होता था वो सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र
के यूज़ में दूसरे मुल्कों में जाता था। अब जापान की सरकार ने क्या करा भाई, लोगों को बाहर भेजा, वो तकनीक सीख के आए और उन्होंने अपने क्षेत्र में ही सूती वस्त्र की फैक्ट्रियाँ खोलनी शुरू कर दी, उद्योग खोलने शुरू कर दिए रेशमी वस्त्र के। अब उन्होंने विदेशी तकनीक का उपयोग करके ये दोनों चीज़ें अपने यहाँ पे इस्तेमाल करनी और उपयोग मतलब प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया और इतनी अच्छी फ़ाइन क्वालिटी की बनाना शुरू कर दिए कि विश्व में भी अब इनकी मांग होनी शुरू होगी। तो ठीक है, अब धीरे धीरे हमने देखा कि जापान अब वो आधुनिकरण मॉडर्नाइजेशन के रूप में अब वो जाना शुरू हो चुका है। इस बीच अब वहाँ पे इंडस्ट्री खुलने शुरू होगी। तो इसी बीच में इंडस्ट्रियों के बीच में हुआ क्या, 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल महिलाओं ने की। भाई 1886 का समय था जब वहाँ पे इंडस्ट्री थी, तो वहाँ पे महिलाओं ने हड़ताल करी। क्यों? क्योंकि अब वहाँ की महिलाएं भी पढ़ी लिखी है, वो रोज़गार वाली है, उनको अच्छा बुरा पता है, उनको नॉलेज है। उन्होंने ये मांग करी कि भाई जो यहाँ पे कपड़े की जो मिल है, फैक्ट्री है, वो पहले हाथ से ऑपरेट करते थे। अब इन्होंने मांग करी कि भाई हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए ताकि हम और अच्छी तरह यहाँ पे काम कर सकें। और तो 1886 में पहली जो हड़ताल थी वो महिलाओं के द्वारा शुरू की गई थी। जी हाँ, महिलाओं के द्वारा। और 1970 से लेके 1910 तक जापान एक आर्थिक व्यवस्था बन के उभर गया। मतलब 1910 में जापान में जो एजुकेशन थी वो अनिवार्य कर दी और 1910 तक जो जापान था वो अब पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। जी हाँ, 1910। अब इसके साथ साथ क्या है, जब जापान अब बहुत ज़्यादा विकसित होना शुरू हो गया, अब वहाँ पे इंडस्ट्री आने शुरू हो गई, लोग अमीर होने शुरू हो गए, उन्होंने वस्तुओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसी बीच में क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राकृतिक का उपयोग करना शुरू कर दिया, प्राकृतिक संसाधनों का। तो धीरे धीरे जापान में पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया। इसी पोल्यूशन को रोकने के लिए अब अधिक विकास के कारण जापान में क्या हुआ प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का विनाश होना शुरू हो गया, पोल्यूशन होना शुरू हो गया, पानी गंदा होना शुरू हो गया। तो वहाँ पे जापान में एक संसद है, जिस प्रकार से भारत में संसद है ना, तो भारत में संसद है उसी प्रकार से जापान में संसद है। जापान की संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। डाइट एक जर्मन शब्द है। जी हाँ, जापानीज़ों ने कानूनी सोच जर्मन की सोच से प्रभावित थी। अर्थात हम कह सकते हैं जापान ने अपने जो कानून जो बनाए हैं वो ज़्यादातर जर्मन कानून से मिलते जुलते हैं। उनका मानना था कि जर्मन कानून सबसे अच्छे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी संसद का नाम एक जर्मन वर्ड के ऊपर रखा जिसको बोलते हैं डाइट। तो हम कह सकते हैं कि जापान की संसद का क्या नाम है, डाइट। तो जापान की संसद में एक निम्न सदन था, जैसे भारत के संसद में होता है ना लोकसभा राज्यसभा, है ना, ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, निचला सदन होता है लोकसभा। तो इसी प्रकार से जापान में एक निम्न सदन था, उसका एक सदस्य जिसका नाम था तनको शोजो। जी हाँ, जापान का एक संसदीय है जिसका नाम था तनको शोजो। उसने सन 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन करा। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, जापान में आंदोलन किसके खिलाफ किया गया, भाई औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ। और किस महाशय ने करा, तनको शोजो ने, जो कि जापान की संसद का एक सदस्य था। इन्होंने वहाँ पे जो पोल्यूशन था उसके खिलाफ आंदोलन करा। और यही आखिरी में हुआ क्या, उस आंदोलन का परिणाम हुआ क्या कि जापान ने कुछ साल बाद इन सब चीज़ों को इन पोल्यूशन मुक्त कर दिया। अब धीरे धीरे अभी तक हमने जाना कि भाई जापान की सेना काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, आर्थिक व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई थी, उत्पादन व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई थी, स्त्री पुरुषों को अधिकार मिलना शुरू हो गया था। अब वहाँ पे सेना इतनी मजबूत होने शुरू हो गई थी, तो अब वहाँ पे जापान ने क्या करा भाई, इतनी मजबूत सेना के लिए अब उनके मन में भी लालच आना शुरू हो गया। और जापान ने क्या करा भाई, अब इतनी अच्छी सेना होने के बावजूद, इतनी अच्छी सेना होने पे ना, तो जापान ने क्या करा, आसपास के, भाई जापान तो वैसे देखा जाए तो छोटा सा है। अब अगर आप पावरफुल आदमी हो तो आप अपने आसपास के छोटे मोटे आदमी से कुछ चीज़ें ऐंठने की कोशिश करोगे। तो उस टाइम पे जापान ने क्या करा भाई, चीन से
चीन के क्षेत्रों पे अधिकार करना शुरू कर दिया, रूस के क्षेत्रों पे अधिकार करना शुरू कर दिया, ताइवान के क्षेत्रों पे अधिकार करना शुरू कर दिया। तो जब उनकी सेना अच्छी थी तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, और भाई उन्होंने तो सेना मजबूत क्यों करी थी, ताकि कोई दूसरा उनके ऊपर हमला ना कर दे, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड। पर अब उनकी सेना आधुनिकीकरण हो चुकी थी, तो उन्होंने अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने दूसरे देशों पे अधिकार करना शुरू कर दिया। और इसी के ही उसमें जो जापान का सम्राट था, सम्राट ने अपने सेना को, मतलब अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए उसने एक, वहाँ के सम्राट ने एक स्लोगन मतलब बोला। उस स्लोगन का नाम था फुकोकू केयो, फुकोकू कहेयो, अर्थात समृद्ध देश और मजबूत सेना। अक्सर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट किया जाएगा कि फुकोकू कहेयो क्या होता है। इसका अर्थ होता है समृद्ध देश, मजबूत सेना। जिस प्रकार से भारतीयों में एक जोश उत्पन्न करने के लिए हम जय हिंद या फिर वंदे मातरम का इस्तेमाल करते हैं ना, जब हम वंदे मातरम बोलते हैं या फिर जय हिंद बोलते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है अपने देश के लिए। उसी प्रकार से सम्राट ने इन शब्दों के द्वारा, जैसे फुकोकू केयो को एक स्लोगन बना दिया, जिसका अर्थ था मजबूत देश और मजबूत सेना, अर्थात समृद्ध देश और मजबूत। भाई देश तो अब वो समृद्ध हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कारखाने खुल गए, रेल आ गई, पढ़ाई अच्छी हो रही है, सब चीज़ होगी। अगर सेना भी मजबूत होएगी तो उस देश को कोई भी हरा नहीं सकेगा। इसीलिए सेना मजबूत होगी, ये भी मजबूत हो गए। और 1894 में जापान ने सबसे पहले चीन के ऊपर आक्रमण करा और चीन के कुछ क्षेत्रों को अपने काबू में कर लिया। 1895 में उसने ताइवान के ऊपर आक्रमण भी कर लिया। 1905 में उसने रूस के ऊपर, अब आप देखोगे जापान एक छोटा सा है और रूस उसके मुकाबले में काफ़ी बड़ा है, उसने रूस जैसे देश के क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया। 1910 में उसने कोरिया के ऊपर अधिकार कर लिया। 1931 में चीन पे, 1941 से 45 तक उसने प्रशांत महासागर है उधर भी अधिकार करने की कोशिश करी, और जहाँ पे अमेरिका का जहाँ अधिकार था उसके क्षेत्र पे भी अधिकार करने की कोशिश करी। और आपको ये पता होगा कि भाई अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, आज़ादी के समय पे भी यहाँ पे जैपनीज़ का मतलब जापान का अधिकार था। उन्होंने ये अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट के रूप में दिए थे। तो मतलब उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। क्यों जीता? ताकि उन पे अच्छी सेना थी, तभी तो उसका फ़ायदा उठाया ना। इसी बीच में क्या हुआ, जापान एशिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया जो औपनिवेशीकरण करने लगा। भाई अभी तक एशिया के ऊपर जैसे भारत है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, जो एशिया के जितने देश थे इन पे यूरोपियन मुल्कों का औपनिवेश था। मतलब यूरोपियन मुल्क यहाँ पे आके और अपना शासन करते थे। एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जापान जिसने एशिया के ऊपर ही औपनिवेश करना शुरू कर दिया। और जापान की एक भाषा है, जैपनीज जो भाषा है ना, उसको 3 लिपियों के उपयोग करके बनाया गया है। जापानीज़ की भाषा का क्या नाम में 3 लिपियाँ कौन सी हैं? हिरागाना, कातागाना और कांजी। जो हिरागाना जो एक लिपि है, हिरागाना की जो लिपि है वो ज़्यादातर नारी सुलभ के रूप में समझी जाती है, अर्थात वहाँ पे स्त्रियाँ इस लिपि का ज़्यादा उपयोग करती है। वहाँ पे एक दार्शनिक थी जो मतलब स्त्री थी, उसका नाम था मोरासाकी। मतलब जैसे भारत में जैसे आज विद्वान होते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे जापान में एक विद्वान स्त्री का नाम था मोरासाकी। उसने हिरागाना लिपि का उपयोग करके किताबों को लिखा था। इसी प्रकार से कांजी जो थी वो 6ठी शताब्दी से चीन से ली गई थी। तो इस यहाँ पे बताया गया है जो हिरागाना और कातागाना जो है ना, जो ये वाली जो लिपि है ये ध्वनात्मक है, और ये मैजी काल में एक बुद्धिजीवी था। ये मुरासाकी भी एक बुद्धिजीवी थी। मैजी काल में कुछ बुद्धिजीवी हुए, उन्होंने जापान को मजबूत बनाने के लिए अपने किताबों के माध्यम से, कविता के माध्यम से जापान को मजबूत बनाने की कोशिश करी। उस टाइम पे मैजी काल में एक
एक व्यक्ति थे फोकुजावा यूचिकी। फोकुजावा यूचिकी ने अपनी पुस्तक में अपने लेखों के माध्यम से यह बताया कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। अर्थात भाई एशिया में जितनी भी कंट्री है वो सारी की सारी गरीब कंट्री थी, वो अनडेवलप कंट्री थी, मतलब वहाँ पे इतना डेवलप नहीं था। और यूरोपियन कंट्री ने एशिया कंट्री के ऊपर अधिकार किया हुआ था। तो फुकुजावा यूचिकी ने ये बोला कि जापान को अपने को एशिया में से निकाल फेंकना चाहिए और यूरोपियन चीज़ अपना लेनी चाहिए, उसको एक यूरोप का हिस्सा हो जाना चाहिए। एशियाई लक्षण छोड़ पश्चिमी का हिस्सा बन जाना चाहिए। बस अब ख़त्म होने वाला है, 1 घंटा। इसी के साथ साथ है एक शब्द होता है मोंगा। मोंगा का अर्थ होता है आधुनिक लड़की। जी हाँ, आधुनिक लड़की का अर्थ है कि भाई जापान में, मैंने अभी आपको बताया था, जापान में स्त्री और पुरुषों को एक साथ पढ़ने की आज्ञा दे दी गई थी। और जापान में जो लड़कियां थी, मतलब जो मॉडर्न जो वुमेन होती है, मॉडर्न वुमेन कौन सी होती है? जो अपना रोजगार खुद कर सकती है, जो कहीं आ जा सकती है, जिसको अपने निर्णय लेने की आज़ादी हो, जो स्वतंत्र हो। जापान में एक शब्द यूज़ किया जाता है, एक शब्द है मोंगा। मोंगा एक प्रकार से मजबूत एक उसका अर्थ होता है आधुनिक वुमेन, मतलब आधुनिक लड़की। मतलब ये एक लड़की के लिए, आधुनिक लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लिंग बराबरी का एक सूचक है। अर्थात अब जो लड़कियां हैं जापान की, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है, वो भी रोजगार कर सकती है, उसको भी अधिकार हैं अपने, और वो भी स्वतंत्र है। अर्थात एक जो मॉडर्न गर्ल्स होती हैं उसके लिए। एक शब्द है गिनबुरा, जिसको हम जापान में कहीं कहीं ही बुरबुरा के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है बिना किसी लक्ष्य के घूमना। जी हाँ, जिस प्रकार से आप अक्सर कई बार मॉल में चले जाते होगे, कहीं इधर उधर घूमने चले जाते हो, ऐसे ही जब आपका मन करता है, लेकिन वहाँ कुछ खरीदते नहीं हो, जैसे आप मॉल में कभी कभार चले जाते हो, तो जो गिनबुरा का अर्थ होता है बिना किसी लक्ष्य या फिर बिना किसी मतलब खरीद के, मतलब बिना किसी चीज़ के हम ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं। भाई इधर उधर कहाँ पे घूमेंगे? जहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे होंगे, जहाँ पे कुछ डेकोरेशन किया होगा। जैसे एक मॉल होता है, मॉल में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के का सौंदर्यकरण होता है। तो लोग बाग की इच्छा होती है कि वहाँ पे जाके उनको देखें, मतलब हालांकि उनको कुछ ख़रीदना नहीं होता, फिर भी वो वहाँ पे जाके वो घूम के आते हैं। तो जापान में इस प्रकार के म्यूज़ियम भी खोल दिए गए कि जहाँ पे लोग बाग आए, वहाँ पे घूमे। तो अब ये सब होने के बाद जापान हार की कगार पे, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1939 से 1945 के बीच में, तो जापान ने प्रशांत महासागर के जो अमेरिका के क्षेत्र थे उन पे भी अधिकार करने की कोशिश करी, जिसके कारण अमेरिका ने जापान को सबक सिखाया और जापान के ऊपर परमाणु बम छोड़ दिया। भाई 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 जापानीज जो क्षेत्र थे उन पे बम फेंक दिया, परमाणु बम। तो इसका इफ़ेक्ट कहा जाता है कि आज भी होता है, और यह जो विश्व युद्ध था ये समाप्त हो गया। तो अमेरिका बम के बाद जापान में विश्व युद्ध समाप्त हो गया और जापान ने हार मान ली। और जापान के हार मानने के बाद जापानीज जो सेना थी उसके विसैनिकरण, मतलब उसकी सेना को भंग कर दिया गया और एक नया संविधान को लागू किया गया। और उस संविधान के अनुच्छेद 9 में बताया गया कि अब फ्यूचर में जापान कभी युद्ध नहीं करेगा। इसके बाद युद्ध ना करने की जापान ने कसम वसम खा ली भाई। और फिर युद्ध के बाद पहली बार जापान में 1964 में चुनाव हुए और इसी चुनाव में सबसे पहले महिलाओं ने मत अधिकार दिया जापान में। जी हाँ, और 1956 में जापान जो यूएनओ का सदस्य हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना। इसके बाद 1964 में एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों को आयोजित किया गया। और अभी आपने देखा कि 1945 में जापान में परमाणु बम का
अटैक हुआ और उसके कम से कम 20 साल के बाद ही जापान ने अपने आप को फिर से इतनी जल्दी से उभार लिया, इतने जल्दी से मतलब सब चीज़ सही कर ली कि ओलंपिक खेलों का शुरुआत करी। भाई भारत में तो ओलंपिक कब हुए हैं, और उस टाइम पे 20 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने अपने उस परमाणु हमले को मतलब और इतना सही कर लिया जो तहस नहस हुआ था। तो आप ये अब अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल की तकनीक का वो इस्तेमाल करते होएंगे उस टाइम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।